हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय की और मैंने आपको राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं थी उनके बारे में एक एक बारीक चीज आपको बताई। ठीक है, आज हम ऐसा देखते हैं कि उन अवधारणाओं को थोड़ा हम अलग से पढ़ते हैं। यहाँ मैंने ये देखा है कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है वो कुछ चीजों से घबराते हैं। जैसे जो कॉन्सेप्ट आते हैं नेशनल इनकम के, उनसे घबराते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या है ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट है और हम इनसे घबराएं क्यों, क्योंकि घबराने की चीज ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा गौर करके देखिएगा। आज मैं इसको उधेड़ के रखने वाला हूं आपके सामने। एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं। क्या है, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिएगा बोर्ड पे। आज हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी। थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं ये कहूं कि ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स हमारे पास बना हुआ है। इस बॉक्स में कुछ छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए थे। ये वाले छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए थे। इन बॉक्स में से हमने क्या किया, इस बड़े बॉक्स में से हमने एक छोटा बॉक्स यहां निकाल लिया, एक छोटा बॉक्स यहां निकाल लिया और ये जो छोटा बॉक्स है ये आपके सामने मैंने यहां निकाल के लाया हूं। अब इस हम छोटे वाले बॉक्स को खोलेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टोटल बॉक्स हैं इनको मिलके हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट किसके, एनआई के कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हम इन्हें कह सकते हैं। अब नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें से एक कॉन्सेप्ट हम यहां उठा के लेकर आए हैं और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, जीडीपी। ओके, यानी जीडीपी क्या है, अपने आप में हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, एक विचारधारा है, एक अवधारणा है। अब इस अवधारणा को हम जानेंगे, समझेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अपने आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा। देखो ये छोटा बॉक्स था, हम इसको बाहर निकाल के लाए हैं। अब हम इस बॉक्स को खोलने वाले हैं और जब हम इसको खोलते हैं तो जी से बन जाता है ग्रोस। जी से क्या बन जाता है, ग्रोस। ओके, डी से क्या बन जाता है, हम ये कह सकते हैं डी फॉर डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक। अब पी को जब हम खोलेंगे तो पी से भी एक शब्द बन जाता है और पी फॉर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी ये जब हमने इस बॉक्स को बाहर निकाल के लाए, इस बॉक्स को जब हम खोल रहे हैं तो इसके जी का हमने बना दिया ग्रोस, डी से हमने बना दिया डोमेस्टिक और पी से बना दिया हमने प्रोडक्ट। यानी इसकी फुल फॉर्म हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इसका हिंदी अगर अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि जी से क्या हो गया, सकल, सकल, संपूर्ण, ग्रोस। ठीक है, अंग्रेजी में हमने जी को जब फुल अनुवाद किया हमने तो जी से ग्रोस बन गया। अब जब हम इस ग्रोस की हिंदी कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सकल या संपूर्ण। डोमेस्टिक की जब हम हिंदी कर रहे हैं तो इसका होता है घरेलू, घरेलू, घरेलू। ओके, घरेलू। और जब हम प्रोडक्ट की हिंदी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की हिंदी होती है उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्शन, उत्पाद। देखिए अब आपके सामने इसका अर्थ आता जा रहा है, ये खुलता जा रहा है। एक एक बॉक्स को जब हमने बाहर निकाला, इस बॉक्स को हमने जब खोला तो उसमें से जी निकला, जी से क्या है, ग्रोस है। पी डी निकला, डी से क्या है, डोमेस्टिक है और पी से क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर होता जा रहा है। इस ग्रोस की हिंदी हो गई सकल, इस डोमेस्टिक की हो गई घरेलू और प्रोडक्ट की हो गई उत्पाद। तो ये अपने आप में क्या बन गया, अब सकल घरेलू उत्पाद बन गया। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। देखिएगा, देखो ये एक देश है हमारा, बड़ा सिंपल है। मैं आपको इसकी विचारधारा दिमाग में बैठाने वाला हूं, आपके डरना नहीं है, इजी तरीके से लेना है इसको। ये हमारा देश है, हम कह सकते हैं ये क्या है, इंडिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये भारत है। अब भारत में हम कहे जितने निवासी हैं, ये भारत के सारे निवासी। अब देखो निवासियों में हम कह सकते हैं नागरिक भी होते हैं और अनागरिक भी होते हैं, यानी गैर नागरिक भी होते हैं। लेकिन दोनों को हम क्या कहेंगे, निवासी कहेंगे। ठीक है, इस भारत में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं उन्होंने एक वर्ष की अवधि में जितना उत्पादन किया है, एक वर्ष में जितना उत्पादन किया है
अब उत्पादन दो चीजों का होगा। उत्पादन किस किस का होगा? हम ये कह सकते हैं उत्पादन या तो वस्तु का होगा या फिर सेवा का होगा। क्लियर है? या तो उत्पादन वस्तु का होगा या सेवा का होगा। तो जितना भी एक वर्ष में देश के निवासियों ने उत्पादन किया है, उस उत्पादन के मूल्य को जोड़ लीजिए, उस उत्पादन के मूल्य को जोड़ लीजिए। और उत्पादन का कौन सा मूल्य आपको जोड़ना है? हम ये कहेंगे कि अंतिम मूल्य आपको जोड़ना है। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य। अब हम ये कह सकते हैं कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में उस देश के निवासियों द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है, उस उत्पादन के अंतिम मूल्य को अगर हम जोड़ लेते हैं, अंतिम मूल्य का अगर हम योग कर लेते हैं, तो जो हमारे पास राशि आएगी वो ही क्या होगी? आपकी जीडीपी होगी। हाँ, तो देखो वो क्या होगा, जब हम अंतिम मूल्य को जोड़ लेंगे ना तो वो जीडीपी होगा। क्लियर हो गया आपके सामने? ये बिल्कुल इजी हम इसको कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें किन किन चीजों को जोड़ते हैं, किन किन को नहीं जोड़ते, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमने कहा कि जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे, बिल्कुल इजी वे में कॉन्सेप्ट को लेके चलना है आपको, क्योंकि ये ज्यादा गहराई में जाने की चीजें नहीं है। आप इनको आसानी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है? देखो, हमने ये कहा कि जीडीपी में किसे शामिल करते हैं, किसे नहीं करते। थोड़ा सा गौर से समझिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि जीडीपी जो है, इस जीडीपी में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल करते हैं, किसे शामिल करते हैं। ओके, करते हैं। जीडीपी में किसे शामिल करते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और इसका अपोजिट भी आपसे पूछ सकते हैं कि जीडीपी में किसे शामिल नहीं करते, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, हमने कहा कि सबसे पहले तो जो जीडीपी है उसमें आप यहां ध्यान दीजिएगा कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का अंतिम मूल्य ही क्या होगा? जीडीपी होगा। उस उत्पादन के हम अंतिम मूल्य को अगर जोड़ लेते हैं तो वो जीडीपी होता है। और आपको ये भी पता है कि उत्पादन किसका होता है, या तो वस्तु का होता है या सेवा का होता है। ठीक है? हम इसको ये एक थोड़ा सा और तरीका बता दूं आपको मैं कि 2022 हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि वर्ष 2022 था। उस 2022 में 1000 करोड़ की तो टोटल वस्तुओं का उत्पादन किया गया, और हम ये कह सकते हैं कि 1500 करोड़ रुपए किसका उत्पादन किया गया? सेवाओं का उत्पादन किया गया। अब देखो, वस्तुओं का उत्पादन कितना है? 1000 करोड़ रुपए। सेवाओं का उत्पादन कितना है? 1500 करोड़ रुपए। हम कह सकते हैं 1500 करोड़ रुपए। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2500 करोड़ रुपए। ये 2500 करोड़ रुपए है, यही क्या है? जीडीपी है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा इजी हो जाते हैं जब हम कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ते हैं तो। ठीक है? अब महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको ये देखना है कि जीडीपी में किसे शामिल करते हैं, किसे नहीं करते। तो हमने ये कहा कि एक देश के जो निवासी हैं, अब निवासियों में मैंने आपको ये भी बताया था कि निवासियों में नागरिक भी होते हैं, और जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, अन्य देशों के नागरिक हैं, वो भी होते हैं। तो उन दोनों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा और अनागरिकों के द्वारा, यानी इनको हम पूर्ण रूप से कहें तो हम इन्हें कह सकते हैं निवासी। तो इन निवासियों द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा उसे हम कहेंगे जीडीपी। यानी एक देश में जितना भी एक साल में उत्पादन किया जाएगा, उस उत्पादन को हम जीडीपी कहेंगे। इस जीडीपी में किसे शामिल करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जीडीपी में क्या होगा? जो वर्तमान वर्ष की क्रियाएं होंगी, वर्तमान वर्ष की आर्थिक क्रियाएं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वर्तमान वर्ष की आर्थिक क्रियाएं। जितनी भी वर्तमान वर्ष की आर्थिक क्रियाएं होती है उन्हें ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, वर्तमान वर्ष सभी को पता है, ईयर कौन सा चल रहा है प्रेजेंट में? 2023। तो 2023 में जो उत्पादन हुआ है, 2023 में जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को हम किस में शामिल करेंगे? जीडीपी में शामिल करेंगे। लेकिन वो उत्पादन कैसा होना चाहिए? आर्थिक। यानी 2023 में जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया से भी अर्थ आपको बताऊंगा कि ऐसी क्रियाएं जिनके बदले हम कह सकते हैं पैसे लिए जाते हैं, जिनके बदले हमें पैसे मिलते हैं, ऐसी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। ठीक है? उदाहरण एक दे सकता हूं मैं आपको यहां आसानी से। जैसे इस समय हम आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए क्लासें हैं। इसके बदले हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, तो इट इज हम कह सकते हैं
नॉन इकोनॉमिकल एक्शन। ओके, अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो वहां जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनसे हम क्या लेते हैं, फी लेते हैं। एक फीस जो न्यूनतम फीस होती है वो ली जाती है उनसे। तो उस समय मेरी क्रिया आर्थिक क्रिया है। अगर YouTube पे आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। तो जो भी गैर आर्थिक क्रियाएं होंगी वो जीडीपी में शामिल नहीं होंगी। ओके, कौन सी क्रियाएं होंगी, आर्थिक क्रियाएं, और वो भी किस वर्ष की, वर्तमान वर्ष की। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा देखिएगा, किसे शामिल करते हैं की बात हो रही है, नहीं करते की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले आपको बता रहे हैं किसे शामिल करते हैं। तो पहला हमने देखा कि आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी जो होता है, जीडीपी जो होता है, उस जीडीपी में हम ये कह सकते हैं कि देखो, एक तो आर्थिक क्रिया को शामिल हो गई, ठीक है, और एक शामिल करते हैं अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य, यानी जीडीपी में अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाएगा। हम कह सकते हैं लास्ट जो प्राइस होती है उसे ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर लास्ट प्राइस क्या होती है? ठीक है, देखिएगा, जब हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन जब हम किसी वस्तु का कर रहे हैं तो हमें कई फेज से गुजरना पड़ता है, कई चरण से हमें गुजरना पड़ता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपने ये पेन बनाया, ये जो हमारे पास मार्कर है, जब ये मार्कर बना है तो इस मार्कर को बनाने में हमें पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ा होगा, पावर। ओके, तो हमने ये कहा कि जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे हमने कहा पावर, देखो पेन जब आप बना रहे हैं, ये मार्कर आपने बनाया तो हमें पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। हम कह सकते हैं पावर का मतलब बिजली। ओके, ठीक है, हमें बिजली के अलावा हम कह सकते हैं हमें प्लास्टिक का प्रयोग भी करना पड़ा, प्लास्टिक, ठीक है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं श्रम का प्रयोग भी किया गया, श्रम यानी श्रमिक। अब इन सब के लिए कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ा है। जैसे मान लीजिए जब ये मार्कर बनाया गया तो इसमें 2 रुपए का तो क्या हुआ, बिजली का खर्चा आ गया। हम ये कह सकते हैं 10 रुपए का इसमें प्लास्टिक लग गया। हम ये कह सकते हैं 5 रुपए श्रमिक के तौर पे दे दिए गए। कितने हो गए, देखिए टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 17 रुपए। ओके, 17 रुपए। तो यानी अब जो ये 17 रुपए आया है ये क्या है, अंतिम मूल्य है। ये क्या है, अंतिम मूल्य। ये बीच वाले मूल्य क्या है, मध्यवर्ती मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य। ओके, देखो 10 और 2 12 और 5 17, 17 रुपए टोटल क्या है, इस मार्कर की प्राइस है, जो कि इस मूल्य पर मार्कर किसको प्राप्त हुआ है, हम कह सकते हैं उपभोक्ता को प्राप्त हुआ है, उपभोक्ता को प्राप्त हो गया है। ये क्या है, बीच वाले जो खर्चा आया है ये सारा का सारा क्या है, मध्यवर्ती मूल्य है। तो जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं हम मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं करते हैं, हम किसे जोड़ते हैं, अंतिम मूल्य। तो बीच में जब हम वस्तुओं को कई चरणों से गुजरना पड़ रहा है और उन चरणों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको तो मध्यवर्ती मूल्य, और जिस मूल्य पर अंतिम रूप से वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है वो कैसा मूल्य है, उसे हम कह सकते हैं अंतिम मूल्य। और अंतिम मूल्य को ही किसमें जोड़ा जाता है, आपके सामने है कि जीडीपी में किसे शामिल किया जाएगा, अंतिम मूल्य को शामिल किया जाएगा। देखो हमने कहा आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाएगा, और वो भी किसकी, कौन से वर्ष की, वर्तमान वर्ष की। जब भी आप जीडीपी गणना करें तो वर्तमान वर्ष की जो आर्थिक क्रिया है उसे ही जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अंतिम मूल्य हम कह सकते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती मूल्य आप समझ ही गए कि वस्तु अलग अलग चरणों से गुजर रही है निर्माण की प्रक्रिया में, तो बीच में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो मूल्य तो कौन सा है, मध्यवर्ती मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु अंतिम रूप से उपभोक्ता को, कंज्यूमर को प्राप्त हो रही है वही क्या है, लास्ट प्राइस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए ये तो थी शामिल करने की बात, अब आती है किसे शामिल नहीं करते हैं। ओके, मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, देख लीजिएगा, किसे शामिल नहीं करते हैं। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जीडीपी में किसे शामिल करते हैं पढ़ा आपने, अब किसे शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, देखो हमने कहा कि जो भी क्रियाएं अनार्थिक होंगी, अनार्थिक यानी नॉन इकोनॉमिकल जो एक्शन होते हैं, अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक, जो भी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं होती हैं
उन्हें हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। अनार्थिक क्रियाओं को, अनार्थिक क्रियाओं, अनार्थिक क्रियाओं, अनार्थिक क्रियाएं आप उन्हें कह सकते हैं जिनके बदले हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारे घर जो हमारा जो घर है उस घर में हमारे मदर भी हैं, माँ जो होती है माँ, उस घर में हमारी सिस्टर्स भी रहती हैं, सिस्टर्स। ओके, तो मदर्स और सिस्टर हमारे घर में काम करते हैं, लेकिन इसके बदले हम उन्हें कोई पैसा नहीं देते हैं। वो हमारे लिए खाना बनाते हैं और भी अदर घर के बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई पैसा प्रदान नहीं किया जाता है। तो जब हम कहें हम स्वयं के लिए जो कार्य करते हैं जिसके बदले हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है, वो कैसी है? अनार्थिक क्रिया है। और अनार्थिक क्रियाओं को जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अनार्थिक क्रियाएं तो हो गई, उसके अलावा हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, हस्तांतरण भुगतान। वेरी इंपॉर्टेंट, हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण, हस्तांतरण भुगतान, भुगतान समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि जीडीपी में किसे शामिल करते हैं, नहीं करते हैं। करते हैं बताया आपको, अब नहीं करते हैं, एक बारी आ रही है। अनार्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं करते हैं, और अनार्थिक क्रियाएं आपने देख ली कि वे क्रियाएं जिनके बदले हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है वो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्शन होते हैं, उन्हें हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान, देखिए हस्तांतरण भुगतान होते क्या है, पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये वे भुगतान होते हैं, ये वे आय होती है, आप इसे आय भी कह सकते हैं, हस्तांतरण आय भी कह सकते हैं आप इसे, हस्तांतरण आय। ओके, ये वह इनकम होती है, वह आय होती है जो बिना कोई कार्य किए प्राप्त होती है, बिना कोई कार्य किए, बिना कोई कार्य किए, कार्य किए हम कह सकते हैं कि वह आय जो बिना किसी कार्य किए हमें प्राप्त होती है, उस आय को हम कह सकते हैं हस्तांतरण आय। जैसे मान लीजिए छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। ओके, जैसे पेंशन, पेंशन वो भी कौन सी? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। ओके, तो हम कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें बिना किए हुए कोई, बिना कार्य किए हुए कोई आय प्राप्त होती है, वो कौन सी आय होगी? हस्तांतरण आय। और हस्तांतरण आय को हम किस में शामिल नहीं करते हैं? जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं फिर से थोड़ा स्पेस की वजह से मिटा देते हैं, इसको आगे चलते हैं हम। देखिए इसके अलावा किसे शामिल नहीं करते हैं, सुनिएगा। देखो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं शेयर, जो होते हैं शेयर, ऋण पत्र, यानी जो बॉन्ड्स होते हैं, शेयर होते हैं, ऋण पत्र, इनके क्रय विक्रय को, शेयर हुए, बॉन्ड्स हुए के क्रय और विक्रय को हम किसमें शामिल नहीं करते हैं? हम कह सकते हैं इनके क्रय विक्रय को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका भी एक कारण बता देता हूं। देखो जब शेयर को बेचा जाता है, बॉन्ड्स को अगर बेचा जाता है, तो इनका स्वामित्व बदलता है, ये उत्पादन नहीं है, ये इनका सिर्फ क्या हो रहा है? मालिकाना हक बदलता है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उत्पादन किया जा रहा है, शेयर का उत्पादन नहीं होता है। इनका जब हम शेयर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो इनका क्या होता है? मालिकाना हक बदल जाता है, मालिकाना हक बदल जाता है। समझ में आ रहा है आपके? तो शेयर है, ऋण पत्र है, इनके क्रय विक्रय को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। चौथा जो पॉइंट है जिसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करते, देखो जो चौथा पॉइंट है हम ये कह सकते हैं जीडीपी में जिसे शामिल नहीं करते हैं, वो जो चौथा पॉइंट है हम ये कह सकते हैं उपहार। देखो एक देश द्वारा दूसरे देश को उपहार दिए जाते हैं, तो उपहारों से जो आय होती है, गिफ्ट से जो आय होती है, उसे हम जीडीपी की राशि में शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं पांचवी जो मद है जिसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, वो कौन सी है? आकस्मिक आय, आकस्मिक आय। अभी बता देता हूं आपको आकस्मिक आय क्या होती है मेरे दोस्तों। देखो आकस्मिक आय होती है सडनली इनकम। अब ये सडनली इनकम क्या होती है? अचानक जो आय होती है, जैसे लॉटरी, जैसे लॉटरी। देखो लॉटरी से अगर किसी को कोई इनकम प्राप्त हो गई, कोई आय प्राप्त हो गई, तो उसे भी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। हमने कहा ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, ऐसी कुछ मदें हैं जिनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं।
वो मद कौन कौन सी हैं? आपने देखा कि अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक का मतलब हमने ये देखा कि वो क्रियाएं जिनके बदले पैसा प्राप्त नहीं होता है, वो अनार्थिक क्रियाएं होती है, उनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ उदाहरण बताया आपको, घर में जो भी व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, जैसे मान लीजिए हम अगर स्वयं के जो बच्चे हैं उनको अगर हम पढ़ाते हैं, उससे हमें कोई आय प्राप्त नहीं होगी, तो उसको अनार्थिक क्रिया माना जाएगा। हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान आपने देखा कि ऐसा भुगतान जिसके जो बिना किसी कार्य किए हुए प्रदान किया जाता है, जैसे आपने देखा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति ओके। आपने देखा वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन। पेंशन तो इसे भी किसमें शामिल नहीं किया जाएगा? जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। जितने भी वित्तीय हम कह सकते हैं सौदे होते हैं, हम कह सकते हैं जितने भी शेयर हैं, ऋण पत्र हैं, इनके क्रय विक्रय को किसमें शामिल नहीं किया जाता है? जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। उपहार जो गिफ्ट होते हैं, इनसे जो इनकम प्राप्त होती है उसे भी जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। आकस्मिक आय जैसे लॉटरी वगैरह से जो इनकम प्राप्त हो जाती है उसे भी जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसी मदें थी। इसके अलावा हम एक मद और ले सकते हैं कि इससे पहले वाले वर्ष यानी पूर्व वर्ष में की गई क्रियाएं, पूर्व वर्ष में की गई क्रियाएं ओके। यानी वर्तमान वर्ष से पहले वाले वर्ष में अगर कोई भी क्रिया की गई है तो उसे भी वर्तमान वर्ष की जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जीडीपी की अवधारणा। देखिए बड़ी सिंपल अवधारणा है ये। आपने देखा कि एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ है, भले वह उस देश के नागरिक करें या किसी अन्य देश के नागरिक जो उस देश में उस अवधि में रह रहे हों, उनके द्वारा एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उनके अंतिम मूल्य को आपने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? जीडीपी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा देखो मैंने आपको ये बताया कि अंतिम मूल्य को क्यों जोड़ते हैं, ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके। दोहरी गणना कि एक ही वस्तु का मूल्य दो बार ना हो, इसी दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। तो ये हमारी जीडीपी की अवधारणा थी। इसको हम कहें बहुत इजी तरीके से समझना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। रेगुलर रहें, अपनी तैयारी को शिखर पर ले जाएं और नेगेटिव मार्किंग से बचें। बी कंटिन्यू। थैंक यू।